जय भीम जय दशरथ। मैं सनोज कुमार मांझी और आप देख रहे हैं आवाज़ आखिरी जन तक। और आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स हैं जिनका परिचय का मोहताज नहीं है। और इन्होंने अपने समाज के लिए तकरीबन 20 वर्षों से रेलवे की नौकरी छोड़ करके और समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। और आज पटना में ये आए हुए हैं, भारतीय मुसहर भूंइया परिवार के बैठक में शामिल हुए हैं। सबसे पहले सर को स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। सर आपका स्वागत है। सर आपका भी स्वागत है। धन्यवाद सर। सर आप आज भारतीय मुसहर परिवार बैठक में आए हुए हैं, सर इस पर क्या कहेंगे सर? ये स्टेट लेवल का, बिहार प्रदेश लेवल का एक मुसहर समुदाय जो अनुसूचित जाति में आती है, उसका एक सामाजिक ये मीटिंग आज का है। और इसके ऑर्गेनाइज़र लोगों ने मुझे इनविटेशन किया, उनके इनविटेशन पर मैं इधर आया हुआ हूँ। और इनका जो पर्पज़ है कि समाज को संगठित किया जाए और संगठित करके संघर्ष किया जाए। तो इस संगठन को डेवलपमेंट करने के बारे में, उसके विस्तार के बारे में, उसके जो गोल है उसको पूरा करने के बारे में, इस पर चर्चा करने के लिए मुझे बुलाया गया है। तो मैं आज पहली बार भूंइया मुसहर परिवार के संगठन में मैं इधर आया हूँ। और अभी एक कार्यक्रम अभी कुछ ही देरी में शुरू होने वाला है। आप सर मांझी समाज के राष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं। और अभी बिहार के अंदर में संतोष मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटा थे, संतोष कुमार सुमन कल्याण मंत्री से सर इस्तीफा दे दिए। सर इस पर आप क्या कहेंगे? इस्तीफा दिया तो उनका पार्टी का मामला है ये, और ये राजनीतिक मुद्दा है ये। और एक बात और देखा जाता है कि जब जब चुनाव नज़दीक आता है तब ये मामला खड़ा होता है। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। तो ये राजनीतिक मुद्दा है ये, और ये उनका पार्टी का मामला है, इसलिए इस पर वो विस्तार से वही बता सकते हैं। मगर जो स्ट्रीम मीडिया में जो खबरें आई कि संतोष जी का ऐसा कहना है कि वो नीतीश जी बार बार हम पार्टी को जदयू में मर्ज करने के लिए कहा जा रहा था, दबाव दिया जा रहा था, इसके लेकर के वो इस्तीफा दिया है और महागठबंधन से बाहर हुआ है। तो ये कुल मिला करके राजनीतिक हिस्सा है ये। और मेरा ऐसा मानना है कि 2024 को ध्यान में रखते हुए ये सारा उथल पुथल हो रहा है। ये केवल बिहार में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में हर राज्य में देखेंगे तो घटना हो रही है ये। तो जो इस तरीके के जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनका कोई अपना हिडन एजेंडा होता है, और वो चुनाव के समय में लोगों को समझ में आता है। अभी समझ में नहीं आ गया। तो मैं इसके बारे में इतना ही बता सकता हूँ। बाकी ये संतोष जी का मुद्दा है, वो आपको विस्तार से बता सकते हैं। तो सर अभी तो जदयू से महागठबंधन से बाहर हो गए, तो बीजेपी में मांझी जी जाएंगे या तीसरा विकल्प की ओर इनका कदम रहेगा? सर ये भी मांझी जी के ही सवाल का जवाब है। अब मांझी जी किधर जाएंगे नहीं जाएंगे वो उनका जवाब है। ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, मैं इसका अथॉरिटी नहीं हूँ। मगर मैं इतना उस कम्युनिटी होने की वजह, उस समुदाय को होने की वजह से मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी ये आरएसएस के द्वारा चलाया हुआ पार्टी है। ये आरएसएस का ही पार्टी है बीजेपी। तो आरएसएस का अपना एक एजेंडा है, और वो एजेंडा ये है कि जो भारत में जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो भारत का डीएनए के आधार पर मूल निवासी भारत का है, इन लोगों को ऊपर राज करना।
और इन लोगों को हिंदू के नाम पर ब्राह्मण राज प्रस्तापित करना ये आरएसएस का हिडन एजेंडा है, जो ऑलरेडी प्रस्तापित हो चुका है। ब्राह्मण राज भारत में प्रस्तापित कर चुका है। अब उसको संवैधानिक रिकॉग्नाइज करने के लिए, संवैधानिक दर्जा देने के लिए बीजेपी 24 की पूरी ताकत लगाएगी, पूर्ण बहुमत आने की कोशिश करेगी, मगर किसी भी कीमत पर 24 में बीजेपी नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि बीजेपी समाज में अल्पमत में है। आम आदमी से आप पूछेंगे, आप पत्रकार लोग हैं, आम आदमी से अगर आप सवाल करेंगे बीजेपी के बारे में तो बोलेगा नहीं 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 नहीं, मैं दोबारा इसको नहीं लाने वाला हूँ। तो बीजेपी समाज में अल्पमत में है मगर सरकार में बहुमत में है। तो समाज में अल्पमत है, समाज वोट नहीं करता है बीजेपी को, फिर भी बीजेपी सरकार बनाती है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ईवीएम से सारा खेल खेला जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा चुनाव जो हो रहा है देश के अंदर में, उसके द्वारा बीजेपी आने की पूरी कोशिश करेगी। और एक और दूसरी तरफ अब ये देख रहे हैं कि इस देश के अंदर में एक शख्सियत ऐसे है जो गैर राजनीतिक है, वो राजनीतिक लीडर नहीं है और न कभी चुनाव लड़ता है वो, और न कभी चुनाव लड़ने वाला है वो व्यक्ति। ऐसे शख्सियत है जिनका राजनीतिक क्षेत्र में बहुत चर्चा है, बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। उसका नाम है आदरणीय भवन मेश्राम, जो वामसे भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बहुजन क्रांति मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक है। वो शख्सियत ईवीएम के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही है और जीता भी उन्होंने। तो वो ऐसे शख्सियत है जो ईवीएम के विरोध में 2024 में बहुत बड़ा एजेंडा लेकर चल रहा है। और उन्होंने चुनाव आयोग को ये वार्निंग किया हुआ है कि अगर 24 का चुनाव में अगर ईमानदारी से चुनाव यदि चुनाव आयोग नहीं करवाता है तो 16 लाख बूथ ऑल ओवर इंडिया में है, 16 लाख बूथ पर मशीन को फोड़ा जाएगा। ऐसा आदरणीय भवन मेश्राम साहब का ये कहना है। तो वो शख्सियत ऐसे है जो चुनाव भी नहीं लड़ता है, कोई राजनीतिक दल का कोई मेंबर भी नहीं है वो। तो एक तरफ वो आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी 24 की ताकत पूरी लगाने वाली है और समाज बीजेपी का विरोध में है। अब इसमें ये देखना है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़े वर्ग के और माइनॉरिटी के जो लीडर लोग हैं, उनको ये फैसला करना है कि आपको समाज को अस्तित्व को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए ये क्या निर्णय लेते हैं 24 में, ये पता चलेगा। ये अगर जो लोग बीजेपी में अगर जाते भी है तो ये समाज सब कुछ इस बार ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग हो गए हैं तो उनको समझ में सारी बातें आ रही है। इसलिए बीजेपी को अब समाज रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, मगर जो भी समाज का लोग बीजेपी की तरफ जाएगा उसका नुकसान होने वाला है। एक सवाल और है सर, जीतन राम मांझी साहब बोल रहे थे, क्योंकि आप मांझी कम्युनिटी से इसलिए सवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र से ज़्यादा खतरनाक है जातिवाद। सर इस पर आप क्या कहें? इस पर मुझे यही कहना है कि जब तक हिंदू राष्ट्र रहेगा तब तक तो जातिवाद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जाति का जनक हिंदू राष्ट्र है, हिंदूवादी है। और ये हिंदू जो शब्द जो बार बार प्रोपेगेंडा में लाया जाता है, ये प्रचार में लाया जाता है, जैसे एक संतरे होता है ना, तो संतरा का जो छिलका ये हिंदू है ये, मगर अंदर जब संतरा जब छीलेंगे तो अंदर अलग अलग आपको दिखाई देगा। उसी प्रकार से मैं तो एक लाइन में पहले बताया, देश में ब्राह्मण राज प्रस्तापित हो गया है और केवल उसके संवैधानिक मान्यता देने के लिए हिंदू नाम के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चलो एक आपसे एक सिंपल एक सवाल पूछते हैं, वो शेड्यूल कास्ट के ब्राह्मण लोग हिंदू बोलता है, शेड्यूल ट्राइब को लोग हिंदू बोलता है, ओबीसी को हिंदू बोलता है, और ब्राह्मण कहता हम हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं। तो क्या वो एससी एसटी ओबीसी को नाम राज लाना चाहते हैं क्या? क्योंकि ब्राह्मण लोग एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बोलता है, तो हिंदू के नाम पर क्या ब्राह्मण लोग एससी एसटी ओबीसी का राज लाएगा? है संभव ऐसा? तो जब संभव नहीं है तो फिर ये हिंदू हिंदू क्यों चिल्ला रहा है? इसका मतलब है ब्राह्मण राज प्रस्तापित हो गया देश के अंदर में, और लोगों को ये जानकारी नहीं होना चाहिए कि ब्राह्मण राज प्रस्तापित हो गया है। अगर ये सच्चाई मालूम हो जाएगा लोगों को तो आम आदमी, साधारण आदमी लोग ब्राह्मणवाद के विरोध में चला जाएगा। जो ब्राह्मणों को जो सबसे बड़ी आज के तारीख में दो दल है वो है कांग्रेस और बीजेपी, और बीजेपी एंड कांग्रेस एंड बीजेपी, ये दो ही पार्टी, एक रूलिंग में एक ओपोजिशन में है, एक सत्ता में जाता है, दूसरा विपक्ष में आता है। तो लोगों को मालूम हो जाएगा ये बात को। इसीलिए बात मालूम नहीं होना चाहिए कि ब्राह्मण राज प्रस्तापित हो गया है।
इसीलिए वो हिंदू 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 घोषते रहता है, हिंदू हिंदू बोलते रहता है, ताकि एस सी ओबीसी को लगे कि ये हिंदू राष्ट्र की बात करता है, यानी हमारी बात करता है। जबकि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है और बहुत सारे लोगों ने प्रमाणित भी कर दिया इस बात को, और ब्राह्मण भी इस बात को स्वीकार करता है कि हिंदू नाम का धर्म नहीं है, उसका तो अपना सनातनी धर्म और वैदिक धर्म की चर्चा करता है वो। तो ये अगर जाति व्यवस्था है तो जाति व्यवस्था का मूल जड़ है ब्राह्मणी व्यवस्था, और ब्राह्मणी व्यवस्था का मूल जड़ है वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का मूल जड़ है जाति व्यवस्था। और जब तक जाति व्यवस्था कास्ट सिस्टम रहेगा भारत के अंदर में, वर्णा सिस्टम भारत के अंदर रहेगा, तब तक SC ST OBC लोगों का कोई भी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। क्योंकि आज के तारीख में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया था राजनीतिक में, 1 मैन वोट का जो अधिकार दिया था, वो वोट का अधिकार है, संविधान में है, मगर प्रैक्टिकल में इसका जो वैल्यू है जीरो कर दिया EVM के द्वारा। जब से EVM से चुनाव हो रहा तब से SC ST OBC माइनॉरिटी का जो वोट है उसका वैल्यू जीरो कर दिया गया है। अभी किसान लोग पिछले साल 1 साल दिल्ली के बॉर्डर पर जाके बैठा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों से मिलने तक नहीं आया। किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, युवा परेशान, महिला परेशान, मजदूर परेशान, मुसलमान परेशान, SC ST OBC परेशान, आदिवासी परेशान, सब परेशान है, मगर किसी को नहीं सुन रहा। वो क्यों नहीं सुन रहा है? अरे जब उनको मालूम है कि हमको EVM से ही चुन करके आना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुन करके आना है, लोगों के वोट से चुनकर मुझे आना ही नहीं है, तो लोगों को सुनना क्यों है? वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे 2019 का चुनाव में, तो चुनाव में वोटिंग हुआ 11 लाख और काउंटिंग में निकला मशीन से 12,87,000। टोटल वोटिंग हुआ 11 लाख और मशीन में काउंटिंग में निकल गया 12,87,000। इतना वोट कहाँ से आ गया ये? तो ये सारा EVM से खेल खेला जा रहा है। इसीलिए SC ST OBC का वोट को जो वैल्यू है जीरो कर दिया गया है। तो EVM जब तक रहेगा तब तक हमारे मौलिक समस्या समाधान नहीं हो सकता है। मैं इतना ही बोल सकता हूँ। एक सवाल और सर, बिहार सरकार में हमेशा SC ST कोटे से कल्याण मंत्री बनाया जाता है और ख़ास करके मुसहर को बनाया जाता है, लेकिन कोई कल्याण सर दिखाई नहीं देता है। अभी रत्नेश सदा को बनाया गया है कल्याण मंत्री। सर क्या ये कल्याण कर पाएंगे समाज को? मुझे रत्नेश सदा जी के बारे में तो अभी नहीं बता सकते क्योंकि अभी शपथ लिया गया है, मगर एक उदाहरण आपको देते हैं। मैंने अभी कुछ साल पहले एक वेलफेयर मिशन कल्याण मंत्री को मैंने पूछा कि आप शेड्यूल कास्ट को हो और कल्याण मंत्री हो, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री, तो आप कल्याण कर सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी है कल्याण करने के लिए। तो जो लोगों ने वोट किया उसको उन लोगों ने मिलने के लिए गया, मैं वहीं पर था। तो कल्याण मंत्री ने कहा कि मैं हाईकमान से पूछे बगैर मैं कल्याण नहीं कर सकता। तो मैंने उसको कहा, मंत्री को कहा कि इन लोगों ने आपको वोटिंग किया है इस उम्मीद से किया है कि आप इनके समाज के, तो आप इनका उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे, इसलिए तो आपको वोट देकर के मंत्री बनाया। अब आप करें हाईकमान से पूछना है, तो हाईकमान से पूछ करके थोड़ी आपको वोट दिया है लोग, तो आपसे सहमति होकर के आपको वोट दिया गया। तो कल्याण मंत्री ने कहा कि ऐसा है, वोट तो हमारे लोगों ने दिया, हमारे समाज के लोगों ने हमको वोट दिया, मगर टिकट तो हाईकमान के लोगों ने दिया ना। तो जो टिकट दिया हाईकमान के लोग, यदि उसका हम नहीं सुनेंगे, इनका सुन लेंगे, तो अगला बार टिकट हमको देगा वो लोग। अगर टिकट नहीं देगा तो MLA नहीं बनेंगे, MP नहीं बनेंगे, अगर MP और MLA नहीं बनेंगे तो मंत्री कहाँ से बनेंगे? इसलिए जो हाईकमान जो टिकट देता है पहले उसका सुनना पड़ेगा। उसका अगर नहीं सुना और आपका सुन लिया तो अगला बार तो हमारा पत्ता कट जाएगा। तो इसीलिए ये बाबा साहब अम्बेडकर और जो सेपरेट इलेक्टर जो लाया था, रिजर्व सीट जो लाया था SC ST के लिए, ये गांधी जी की बदमाशी की वजह से जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट लागू हो गया। ज्वाइंट इलेक्टोरेट में रिजर्व सीट शेड्यूल कास्ट का होता है, मगर कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट का नहीं होता है। पार्टी का हाईकमान उसको टिकट दे करके कैंडिडेट बनाता है और समाज उसको वोटिंग करता है। तो जिसने कैंडिडेट बनाया उसका नियंत्रण में वो हमारा कल्याण मंत्री होता है। इसलिए कल्याण करना संभव नहीं लगता है मुझे।
तो ये थे हमारे साथ राम लगन मांझी, बामसेफ के पश्चिम बंगाल के राज्य प्रभारी हैं, और इन्होंने अपना ज़िंदगी के बहुत माने महत्वपूर्ण समय जो होता है वो सरकारी नौकरी छोड़ करके 20 वर्ष समाज को जगाने में लगा दिए, और आज भी लगे हुए हैं। देखिए देखते हैं कितना कब तक समाज में बदलाव होता है। अगर इनके बातों से आप लोग सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।